तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेडरलिज्म, जो आपके सिविक्स का सेकंड चैप्टर है। आपको पता होगा कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। अगर आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए तो वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फेडरलिज्म को। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चल झूठा। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म कितने टाइप्स के हैं, उसके फीचर्स क्या है, और एट द एंड ऑफ चैप्टर हम डिस्कस करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फेडरलिज्म की डेफिनेशन के बारे में। इट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब आपकी स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर पावर डिवाइड की गई हो, उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक टाइप की पावर शेयरिंग है जहाँ पे 2 या मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। इसी के साथ फेडरेशन 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरेशन हैज 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। देखते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट और आपकी ये फेडरल गवर्नमेंट। 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। पीछे चैप्टर में हम डिस्कस किया था, बेल्जियम के अंदर इनिशियली कौन सी गवर्नमेंट थी, आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट। और यूनिटरी गवर्नमेंट होती क्या है, जहाँ पे एक गवर्नमेंट हो कंट्री के अंदर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या उसके सब यूनिट जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हो, पर ज्यादा हक किसको, आपके सेंटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा हक हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ही राजा हो। उधर फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है, स्टेट और सेंटर के पास अलग अलग पावर हो, जैसे कि इंडिया के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जैसे हमने बेल्जियम में देखा कि वहां पे फेडरल गवर्नमेंट सेटअप हो गई थी, बट श्रीलंका के अंदर अभी भी यूनिटरी गवर्नमेंट, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा रोल चलता है, ना कि स्टेट्स का। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया फेडरलिज्म क्या होता है, यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में। की फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के, सबसे पहले आता है आपका देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, फेडरलिज्म एक तरह की पावर शेयरिंग है। अगर पावर शेयरिंग में होगी तो मैक्सिमम अपने को 2 पीपल्स की जरूरत होगी पावर शेयर करने के लिए। उसी तरह फेडरलिज्म के अंदर भी 2 और मोर लेवल्स चाहिए होते हैं फॉर पावर शेयरिंग। हमारे इंडिया के अंदर आता है सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट बाद में 2 पार्ट्स, म्युनिसिपैलिटी वो होता है अर्बन एरियाज के लिए और पंचायत वो होता है रूरल एरियाज के लिए। सेकंड आता है हमारे बोथ लेवल्स हैव सेम सिटीजंस, बोथ लेवल्स हैव सेम सिटीजंस बट डिफरेंट जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन का मतलब यहाँ पे होगा द एरिया विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, जिस पे लीगल कंट्रोल हो गवर्नमेंट का। इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो सेंटर के अलग होते हैं और आपके स्टेट के अलग होते हैं। तो कुछ मैटर्स जैसे कि लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन, ये अलग अलग मैटर्स हैं। ये स्टेट अपना कंट्रोल करता है और सेंटर अपना कंट्रोल करता है। थर्ड पॉइंट हमारा पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि दोनों स्टेट और सेंटर को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग पावर्स दी हुई है, स्पेसिफाई की हुई है अलग अलग पावर्स। वेरियस आर्टिकल्स की तहत इनको अलग अलग जुरिडिक्शन में बोले तो कंट्रोल दिया गया है कि अपने अपने मैटर को संभालें। फिर फोर्थ आता है हमारा पावर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिटरी। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर स्पेसिफाई की गई है वेरियस आर्टिकल्स के तहत, वो सेंटर ना ही स्टेट अपने आप कोई चेंज नहीं कर सकती उसके अंदर। फिफ्थ पॉइंट आता है इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एज अंपायर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है आपके सेंटर और स्टेट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक अंपायर, एक मीडिएटर की तरह बीच में आता है और उनके डिस्प्यूट को खत्म करता है या सोल्व करता है। आपका 6th पॉइंट है सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर डिफरेंट लेवल्स आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई किया गया है कि सेंटर को कहां से रिवेन्यू मिलेगा और स्टेट को कहां से, दोनों को बांटे हुए हैं कि कौन सा रिवेन्यू सेंटर के पास जाएगा और कौन सा स्टेट के पास। 7th पॉइंट आता है द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स। ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स 2 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं फेडरल सिस्टम के।
फेडरल सिस्टम हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनकी अलग अलग पावर्स होती है। तो इनका ड्यूल क्या सिस्टम रहता है। फर्स्ट आता है आपका टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करें। सेकंड आता है एट द सेम टाइम अकोमोडेट रिलीजनल डाइवर्सिटी, जो अलग अलग डाइवर्सिटीज होती है रिलीजन्स में स्टेट्स के अंदर, उनको अकोमोडेट करें। तो ये हैं कुछ फीचर्स आपके फेडरलिज्म के। अब हम देखते हैं द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर वेरीज फ्रॉम फेडरेशन टू फेडरेशन। फेडरेशन टू फेडरेशन मतलब दो फेडरेशन है, एक तो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, फिर आपके होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की। कमिंग टुगेदर फेडरेशन व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स coming together on their own to form a bigger unit by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security। इसका मतलब स्मॉलर स्टेट्स होंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगे, वो एक साथ आकर एक बिगर यूनिट बनाएंगे, एक बिगर ग्रुप बनाएंगे ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सके और सॉवरेनिटी अपने आप फैसले ले सकें। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसको याद करेंगे यूएसए से, यूएसए से। नेक्स्ट है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ए लार्ज कंट्री decides to divide its power between the constituent states and national government। जैसे कि इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर एक लार्ज कंट्री है, उसके अंदर स्टेट्स को बांटा गया। उसी प्रकार पावर को डिवाइड करना, स्टेट्स के पास अलग पावर है, सेंटर के पास अलग पावर है। इसके कुछ एग्जांपल्स है स्पेन, बेल्जियम और इंडिया। इसको याद कर सकते हैं हम एसबीआई से। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। नेक्स्ट चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये डिवीजन ऑफ पावर्स कैसे करते हैं, मेनली थ्री लिस्ट है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कौन सी लिस्ट है आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इनके नेम्स आपको ध्यान में होने चाहिए और इनके अंदर क्या क्या मैटर्स आते हैं वो भी आपको ध्यान। अब हम डिस्कस करते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में। यूनियन लिस्ट, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या होते हैं यूनियन लिस्ट में। उनके ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही होती है जो उनके ऊपर लॉज बना सकती है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो जैसे कि फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, डिफेंस ऑफ द कंट्री। ये कुछ मैटर्स हैं ये जो यूनियन लिस्ट में आते हैं। ये यूनियन लिस्ट में क्यों आते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत होती है। यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है पूरी कंट्री के लिए, इस कारण ये यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट, द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट। जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, मेनली पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब्जेक्ट्स आते हैं। इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉज बना सकती है। थर्ड आता है कंकरेंट लिस्ट। बीइंग अ डिफरेंट लिस्ट, इसके अंदर क्या होता है, यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती है। इनके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं एजुकेशन, ट्रेड एंड यूनियन, फॉरेस्ट, मैरिज एंड अडॉप्शन। इसी के साथ अगर कोई कंफ्लिक्ट हो जाए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो जो भी डिसीजन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट व्हिच डोंट फॉल इन दिस एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। जो भी सब्जेक्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अगर कोई नए मैटर्स आए हैं वो इस इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं आता, उन सब्जेक्ट्स का क्या करें। एक बिग क्वेश्चन अराइजेस बिहाइंड यू। इसके अंदर देखते हैं जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, साइबर रिलेटेड में। इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उनको रेजिडेंटरी सब्जेक्ट्स बोला जाता है, रेजिडेंटरी। और इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होता है इनके ऊपर लॉ बनाने के लिए। हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इंडिया को क्या चीज है जो फेडरल कंट्री बनाता है। फेडरल कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग पावर्स और अलग अलग तरीके से रूल करे अपने हिसाब से।
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद कर लो तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनके पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है आपका डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स मतलब जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था 3 लिस्ट, आपकी यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में। उसकी वजह से डिवीजन ऑफ पावर्स हो जाते हैं, स्टेट के पास अलग पावर्स होती है, कंट्री और आपके यूनियन के पास अलग पावर होती है। और एक ऐसी लिस्ट है कंकरेंट जहाँ पे दोनों के पास दोनों स्टेट और यूनियन के पास पावर्स होती है। इसकी वजह से डिवीजन ऑफ पावर्स ये पॉइंट बनता है जो आपके इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है। सेकंड है 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि हमने डिस्कस किया इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्री तो स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर्स होगी। तो इसी तरह आपके 3 टायर सिस्टम मतलब बोले तो 3 लेवल्स के अंदर सभी गवर्नमेंट्स के पास अलग अलग पावर्स होती है। थर्ड पॉइंट है जुडिक्शन। जुडिशियल जो इंडिया के अंदर वो ओवरसीज करती है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाए आपके सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कोई डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट इसके ऊपर जुडिक्शन करते हैं ताकि इंडिया फेडरल कंट्री बनी रहे। फोर्थ पॉइंट आता है सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम। सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम मतलब रिवेन्यू की बात करें तो स्टेट और सेंटर के पास दोनों के पास अलग अलग जगह से रिवेन्यू आता है। स्टेट आपके सेंटर के पास बोले तो सेंटर के इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी इनसे आता है, और आपके स्टेट से बिल्डिंग टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी इनसे टैक्स आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये इन दोनों का जो रिवेन्यू आएगा वो अलग अलग रहेगा। आपका फिफ्थ पॉइंट आता है नॉट इक्वल पावर्स टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर था, उनके पास और स्टेट्स के मुकाबले अलग पावर्स थी। इस कारण नॉट इक्वल पावर्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के कारण इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने में हेल्प करता है या मदद करता है। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और बचे हुए पार्ट को अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी के साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है।